हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जो हमने शुरू किया हुआ था 19 चैप्टर, जिसमें सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जिसमें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सीडीएम के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से सीडीएम स्टार्ट होता है, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट चलता है। तो उसमें गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, नेहरू भी अरेस्ट हो चुके थे। अब ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद इसमें हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था यहाँ दो तरीके का था। यानी कि सीडीएम की स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो कुछ अलग था, लेकिन सीडीएम के लास्ट फेज जो था इसमें गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था वो कुछ अलग था। जो इनिशियल फेज था उसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स थोड़ा लिबरल था। ठीक है, तो वो एक डिलेमा की सिचुएशन में थी इस समय गवर्नमेंट। डिलेमा मतलब एक असमंजस की स्थिति में थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम फोर्स का ज्यादा यूज करें या फिर कम करें, यानी कि रिग्रेसिव पॉलिसी अपनाएं या फिर हम थोड़े से लिबरल हो जाएं। इस चीज को लेके गवर्नमेंट के मन में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। क्यों? क्योंकि जब ये फोर्स का यूज करते थे तो कांग्रेस वाले या फिर जो भी मूवमेंट करने वाले लोग थे वो चिल्ला उठते थे कि सप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, ये हमारा, हमें अधिकार हमारा मिलना चाहिए। इस तरीके से मांगे उठने लगी। और वहीं जब जब ये फोर्स यानी कि सप्रेस करना कम करते हैं तो गवर्नमेंट, ये जो कांग्रेस वाले थे, ये जो मूवमेंट करने वाले लोग थे, ये कहते थे कि वी वोन, हमारी जीत हो गई। यानी कि जब गवर्नमेंट फोर्स का यूज करती थी तो ये चिल्लाना शुरू करते थे कि हमें गवर्नमेंट दबा रही है, हमें अधिकार है मूवमेंट करने का, हमारी मांगों को मानना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट कम फोर्स का यूज करती थी, थोड़ा सा लिबरल हो जाती थी, तो ये करते थे कि वी ओन, हम जीत गए। तो ये सिचुएशन थी गवर्नमेंट के पास कि समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। लेकिन जब ही लेटर फेस आया तो गवर्नमेंट ने वही किया जिसके लिए वो जानी रहती थी, यानी कि सिवियर सप्रेशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस लाए गए सिविल लिबर्टीज को बैन करने के लिए, प्रेस को बैन कर दिया गया, बहुत से सत्याग्रही जो थे जिनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ये लेटर फेस में आपको दिखाने की सिवियर सप्रेशन चला। लेकिन शुरू के जो टाइम था सीडीएम का, वहां पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति गवर्नमेंट के साथ नजर आती है। ठीक, तो अब जुलाई 1930, यहां पर जो इरविन थे वायसराय, उन्होंने कहा कि हम एक आरटीसी कराएंगे। आरटीसी के बारे में हमने देखा था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होता है, सेकेंड एंड थर्ड होता है। ठीक है, आरटीसी का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि कॉन्फ्रेंस ही है। उसको राउंड टेबल इसलिए कहा जाता है कि एक गोल में मेज के पास सभी लोग बैठेंगे, तो इसको राउंड टेबल कहा गया। ठीक है, एंड इट इज द गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस, और कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे। अब देखिए, अगस्त 1930 में जो मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू, इस समय नेहरू छूट गए थे जेल से, लेकिन गांधी जी अभी भी जेल में थे। कहां पर? यरवदा जेल में, जो पूना में है। ठीक है, तो ये दोनों लोग गांधी जी के पास पहुंचे आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, टू मीट गांधी जी एंड डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट, जैसा इरविन ने कहा था कि चलिए हम बात करते हैं और देखते हैं कि हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं, बात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लोग गए गांधी जी के बात ये देखने पूछने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है सेटलमेंट की, हमें बात करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए, हमें कौन सी डिमांड उनके पास रखनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए ये लोग यरवदा जेल में पहुंचते हैं गांधी जी के पास। तो यहाँ पर कुछ डिमांड्स निकल के सामने आती है। ये लोग कुछ डिमांड्स को तय करते हैं, जैसे राइट ऑफ सक्सेशन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से तुरंत हमें आजादी मिलनी चाहिए, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विद कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फिनेंस, और हमें पूरा का पूरा सत्ता मिलना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल मिलना चाहिए जिसमें डिफेंस और फिनेंस के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो, यानी कहने का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू सेटल ब्रिटेन्स फाइनेंशियल क्लेम्स। अब ये ब्रिटेन फाइनेंशियल क्लेम्स क्या था? जो ब्रिटेन के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे और ब्रिटेन ने जो काम कराया था, कोई भी डेवलपमेंट काम, जैसे रेलवे बनाने का काम चल रहा था, पोस्टल काम, टेलीग्राफ वाला काम, ठीक है, या फिर कोई कोई इंडस्ट्री जो बनाने की काम चल रही थी, तो ये उनका ही पैसा था। जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, वैसे तो पैसा यहाँ से ही जाता था ज्यादा, वहां से कम आता था, लेकिन फिर भी
वहां के किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, उन्हीं का पैसा था लॉजिकली। तो अब ब्रिटेन क्या थी, वो क्लेम करती थी कि भाई हमारा पैसा है, तो इस तरीके से हम कैसे छोड़ दें। तो पैसा के साथ साथ उसके साथ हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट के यानी कि ब्रिटेन के कुछ क्लेम्स हुआ करते थे। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाए, ट्रिब्यूनल लाइक कोर्ट, ठीक है। तो ये सेटल करेगा कि हमें कितने फाइनेंशियल क्लेम्स को देना है या नहीं देना है, किस तरीके से करना है, क्या होने वाला है। तो इस 3 तरीके की डिमांड इन लोगों ने मांगे, लेकिन और इससे ज्यादा कुछ आपको फिर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। बाद में गांधी जी को और भी जो इनके साथ सत्याग्रही थे उन लोगों को छोड़ दिया गया, ठीक। उसके बाद टाइम आता है गांधी एंड इरविन पैक्ट का, ठीक। तो अब इरविन कहते हैं ठीक है चलिए अब बातचीत किया जाए। तो बातचीत, ये पूरा जो संदर्भ चलता है इसके बीच में गांधी जी और इरविन के बीच में बातचीत होती है, और उसके नतीजे से ये लोग एक कुछ डिमांड तय करते हैं, ठीक। यानी कि कुछ प्रपोजल्स तय करते हैं कि हम इन डिमांड्स पर मानेंगे। यानी कुछ गांधी जी के डिमांड होते हैं, कुछ इरविन जो वायसराय थे उस समय के उनके डिमांड होते हैं, और दोनों लोग मिलकर एक नतीजे पर पहुंचे हैं। ये कब होता है? ये होता है 14 फरवरी 1931 को, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये होने से क्या हो गया, कांग्रेस को इक्वलिटी स्टेटस मिल गया गवर्नमेंट से यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी कांग्रेस के कुछ डिमांड्स को मान लेती है। तो यहाँ पर यह समझा जा गया कि कांग्रेस क्या हुई, अब इक्वल स्टेटस पर आ गई गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस थे जो इन दोनों लोगों ने एग्री हुए थे, जिस प्रोविजंस पे पहली चीज कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको जल्दी रिहा किया जाए, वायलेंट प्रिजनर्स नहीं, ठीक है, नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस प्रिजनर्स, जो सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, यानी कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है। रिमिशन ऑफ फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, जितने भी फाइन्स लगाए गए थे सीडीएम के दौरान, आपने जो कलेक्ट कर लिया ठीक है कर लिया, लेकिन जितना कलेक्ट अभी नहीं हुआ है उसको आप माफ करेंगे। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जितने लैंड को आपने कन्फिस्टिकेट किया था, उसको जब्त किया था, तो अब सरकार क्या करती है, लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी जब्त करती है तो उसको नीलाम करती है, बेचती है। तो इसमें कहा गया कि अगर आपने किसी को नहीं बेचा हुआ है उसे, तो वो वापस कर दीजिए। साथ ही साथ जितने भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिन्होंने सीडीएम के दौरान रिटायरमेंट, ये क्या कहते हैं, रिजाइन दे दिया था, इनको आप दोबारा रखेंगे और बिना किसी पनिशमेंट के रखेंगे। राइट टू मिक्स साल्ट इन कोस्टल विलेजेस, कोस्टल विलेजेस में रहने वाले लोग साल्ट बना सकते हैं, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर सेल, वो बेच नहीं सकते, इस पर हुआ। राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, धरना देना, तो धरना देने का हमें अधिकार मिलना चाहिए नॉन वायलेंस तरीके से। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस लाके सिविल लिबर्टीज को बैन किया गया, प्रेस को बैन किया गया, ठीक है। तो इन सब जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस थे उनको वापस लिया जाए। गांधी टू सस्पेंड सीडीएम, तो ये दे 1 से लेके जो 7 तक था ये इरविन ने माना। अब ये जो 2 चीजें थी ये गांधी जी ने माना। गांधी जी ने कहा कि ठीक है चलिए अब हम सीडीएम खत्म करेंगे, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम खत्म करेंगे। दूसरी चीज, गांधी टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट आरटीसी, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी तैयार हो गए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये कुछ प्रोविजंस या फिर डिमांड्स थी जिन पर दोनों लोगों का एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीडीएम खत्म हो गया। तो अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ सीडीएम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ, क्या ये कांग्रेस का रिट्रीट था? क्या रिट्रीट मतलब क्या? रिट्रीट मतलब क्या कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपने पैर वापस खींच लिए। जिस हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, क्या फिर हम उससे कुछ कंप्रोमाइज करने वाले हैं? तो यहाँ पर यह कहा गया कि नहीं, गांधी इरविन पैक्ट जो था ये रिट्रीट नहीं था, क्योंकि इट वॉज नॉट बिकॉज, इसके 3 रीजन दिए गए। जो जेन्युइन रीजन था जो किसी भी मूवमेंट में अप्लाई होता है, मास मूवमेंट अननेसेसरी शॉर्ट लिव्ड। अगर आप मास मूवमेंट करते हैं, हमने पहले भी देखा था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट वाला, तो उसमें भी यही रीजन वहां पर भी अप्लाई होंगे, वो रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। मास मूवमेंट होता है
ये शॉर्ट लिव हो सकता है। एक इंसान 5 साल तक 10 साल तक मूवमेंट लगातार नहीं कर सकता। एनर्जी की एक लिमिटेशन होती है कि कुछ महीनों तक आप कर सकते हैं, लेकिन ये 5 से 10 सालों तक ये नहीं जाएगा मूवमेंट, एनर्जी आपकी कम हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि मास मूवमेंट को शॉर्ट लिव होना पड़ता है। दूसरी चीज, कैपेसिटी ऑफ मास टू मेक सेक्रीफाइसेस इज लिमिटेड। कितना सेक्रीफाइस कीजिएगा? अगर आप 10 साल तक 5 साल तक मूवमेंट में ही लगे हुए हैं, भोजन कहाँ से आएगा? आपकी फैमिली की जो नीड्स हैं वो कहाँ से पूरी होंगी? तो ये जरूरी है कि बीच में कुछ गैप हो, आराम दिया जाए, और जो लोग जिनके काम है वो करें, अपनी नेसेसिटीज को पूरे करें, फिर एक एनर्जी जुटाए और वो मूवमेंट में लगे। ठीक है। एंड देयर वाज अ साइन ऑफ एग्जॉशन आफ्टर September 1930, स्पेशली जो शॉपकीपर्स थे और मर्चेंट थे। अब क्या है कि इनको भी प्रॉब्लम होती है, अब इनको दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, फिर इन सब चीजों में लगना पड़ेगा, तो इनका भी वही सिचुएशन होगा कि कब तक ये दुकानें बंद रहेंगी और इनका कैसे अपना काम चलेगा। तो मेनली चीज ये लेके है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंसान की एनर्जी कितनी होगी, और जब ये लॉन्ग मोमेंट तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो फिर इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी इंसान की। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जहां इन रीजंस को आप किसी भी मूवमेंट में लाके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो खिलाफत या नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट था, चाहे आप इस समय सीडीएम का मूवमेंट देखेंगे, चाहे इसके बाद आप भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक अलग तरीके का था, वहां वो तो लीडर लेस आंदोलन था, वहां पर लीडर जितने भी लीडर थे वो अरेस्ट हो चुके थे। खैर हम वो बाद में देखेंगे। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नहीं, ये जरूरी था ये वापस लेना मूवमेंट को और ये पैक्ट साइन करना। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा सीडीएम के इवोल्यूशन के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में। अब देखते हैं कि कंपैरिजन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, जो 1921 के आसपास में हुआ था, 1921 के पास में हुआ था खिलाफत मूवमेंट के साथ जो नॉन कॉपरेशन, और ये जो सीडीएम हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके बीच में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम? ठीक है, तो सबसे पहला फर्क, ऑब्जेक्टिव। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एनसीएम, वो क्यों हुआ? पहला खिलाफत मूवमेंट, दूसरी चीज उसमें डिमांड की गई कि जो जालियांवाला बाग का मैसकर हुआ है उसका हमें रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी स्वराज डिमांड। तो ये तीन मुद्दों पर एनसीएम चला। सीडीएम का मुद्दा क्या था? सीडीएम का मुद्दा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ऑब्जेक्टिविटी में फर्क आई। दूसरी चीज मेथड क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था कि हमें नॉन कॉपरेशन, यानी कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन नहीं करना है। नॉन कॉपरेशन के ही मूवमेंट ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल, ये मेथड था। और यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ, यहाँ पर लॉ की वायलेशन नहीं की जाती थी। यहाँ पर जो फॉरेन गुड्स होते थे उनका बहिष्कार करना, ठीक है, ये सब सारा चीजें चलता था। तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन था कि गवर्नमेंट के साथ हमें कॉपरेट नहीं करना है। यहाँ पर ये था कि हमें जो रूल बने हुए हैं, गलत रूल बने हुए, उनको तोड़ना है। गांधी जी कहते थे ना कि मैं रूल थोड़ी ना तोड़ता हूँ, मैं तो सत्य के रास्ते पर चलता हूँ। अब आपका रूल मेरे सत्य के रास्ते में आ जाता है तो वो टूट जाता है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं जानबूझ के रूल नहीं तोड़ता। ठीक है। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन, एनसीएम जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट होने की वजह से मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था एनसीएम में। लेकिन सीडीएम में मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफी कम हो गया, क्योंकि अब देखेंगे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने लगा, उनको सीट रिजर्व मिलने लगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इसलिए अब वो लोग धीरे धीरे मूवमेंट से हटने लगे। सीडीएम में क्या था? जो इंटेलिजेंसिया था, यानी बड़े तबके के उच्च विचार वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, इनकी भागीदारी कम होने लगी एज कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। वही एनसीएम में इनकी भागीदारी ज्यादा थी। ज्यादा और कम होने का मतलब ये नहीं है कि उस समय बहुत ज्यादा थी, एकदम बहुत कम हो गया।
यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर 100 होगी तो हो सकता है यहाँ पर 90 हो या 80 हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100 होगी तो यहाँ पर 10 हो जाए। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। सीडीएम में लेबर स्ट्राइक्स बहुत कम थे, एनसीएम में लेबर स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एनसीएम हम लोग नॉन कोऑपरेशन के सिद्धांत पे चल रहे थे, इसलिए जो भी फॉरेन चीजें होती थी उनको नॉन कोऑपरेशन यानी उसको बैकआउट करने का मामला था वहां पे। तो उसी तरीके से जो लेबर हुआ करते थे वो स्ट्राइक पे चले जाते, जो फॉरेन गुड्स की जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी या जो फॉरेनर की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो इसलिए लेबर स्ट्राइक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एनसीएम में, सीडीएम में कम देखने को मिलेगा। फिर एनसीएम जो था इसमें ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन सीडीएम में कम लोग अरेस्ट हुए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था जो सीडीएम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के में डिफरेंस था। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कराची रेजोल्यूशन की। और कराची रेजोल्यूशन जो था, जो कराची कांग्रेस सेशन हुआ यहां पर पास किया गया था। ये सेशन हुआ मार्च 1931 में। यहां पर जो रेजोल्यूशन पास किए गए जो 4 तरीके के थे। पहली चीज, कांग्रेस एडमायर्स द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ 3 मार्टायर्स। 3 शहीद लोग जो थे उनकी बहादुरी और सेक्रीफाइस था, उसको नमन किया, उसको याद किया और उसकी बहुत सराहना की थी। ये 3 लोग कौन थे जिनको फांसी दी गई थी? ये सेशन होने के मात्र 6 दिन पहले, ये जब सेशन हुआ कराची कांग्रेस सेशन, इसके मात्र 6 दिन पहले इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। याद कीजिए वो कौन लोग थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो फेज सेकंड था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था वो 3 लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। इस समय नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं चल रही है, रिवीजन नहीं चल रहा है। ये 3 लोग हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी और इन 3 लोगों की सेक्रीफाइस और ब्रेवरी को याद किया गया इस सेशन में। हाँ, ऑल्दो ये था कि कांग्रेस नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता था, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने देश के लिए जान दी थी, इसलिए लाजमी था कि इनकी बहादुरी को याद किया जाए। दिल्ली पैक्ट वाज इंडोर्स्ड एंड गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रिइटरेटेड। ठीक है, इसके बाद यहां पर 2 और रेजोल्यूशन पास किए गए। एक रेजोल्यूशन था एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स को लिस्ट किया गया, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इस रेजोल्यूशन में एक फंडामेंटल राइट का भी पास किया गया था और एक नेशनल इनकम प्रोग्राम भी पास किया गया था। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड था कि इकोनॉमी को कैसे हम बढ़ाएंगे, वो सिचुएशन थी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि एफआर था और एक नेशनल इनकम प्रोग्राम था उसके बाद ये। अब एफआर में कौन कौन से एफआर दिए गए थे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन हिस्ट्री नहीं है तो, अगर ऑप्शनल हिस्ट्री है तो फिर शायद आपको याद करना पड़े। चलिए, तो ये सब चीजें हो गई। इसके बाद बारी आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं लंदन में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है, जो टाइम है नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। ठीक है, चेयर्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड। ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। ठीक है, कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी। 2 वहां पे एक लिबरल हुआ करते थे और एक कंजर्वेटिव हुआ करते थे। लिबरल जैसा कि नाम है कि लिबरल, तो वो लोग चाहते थे कि चलिए इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स हो, कुछ प्रिविलेजेस मिले, यानी कि वो लिबरल रहते थे। और जो कंजर्वेटिव होते थे ना, पुरानी मानसिकता वाले, वो नहीं चाहते थे कॉम्प्रोमाइज करना। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को कोई प्रिविलेज या फिर कोई रिफॉर्म वहां पर किया जाए, इंडिया को हम आजादी दी या फिर स्वराज दिया जाए। ठीक है, तो ये लिबरल पार्टी के थे मैकडोनाल्ड। अच्छा हाँ, मैकडोनाल्ड ये भी होता है ना जिसमें पिज्जा और बर्गर्स मिलते हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा कि मैकडोनाल्ड की स्पेशलाइजेशन किस में है, पिज्जा में या फिर बर्गर में? आजकल तो सभी बनाते हैं। ठीक है, बट चलिए, इस सेशन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई नहीं पहुंचा था, बस कांग्रेस ही नहीं गई थी, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर के लोग पहुंचे थे। दुनिया भर, नॉट इन द सेंस कि वर्ल्ड के सारे लोग, इंडिया के ही बहुत सारे लोग पहुंचे थे।
ठीक है, मुस्लिम लीग पहुंची थी, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे भी बहुत सारे लोग पहुंचे, जो हिंदू महासभा थी उससे लोग पहुंचे, जो क्रिश्चियन थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले पहुंचे, जो यूरोपियंस थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग पहुंचे, जो एंग्लो इंडियंस थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले पहुंचे, जो जमींदार थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले पहुंचे, जो यूनिवर्सिटीज थे उनको रिप्रेजेंट करने वाले पहुंचे, जो वीमेन थी उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग पहुंचे। बहुत पहुंचे लोग, बस कांग्रेस नहीं पहुंचे, कांग्रेस वाले नहीं पहुंचे। आउटकम इज नथिंग। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ के वो जितने भी पहुंचे थे वो सब गवर्नमेंट के साइड वाले थे, जिनको गवर्नमेंट से कुछ चाहिए था, मतलब चाहिए इन द सेंस उनको कुछ फायदा था गवर्नमेंट से मिल रहा था। जैसे गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलती थी, तो वो लोगों को डिवाइड करती थी। तो एक तरफ कांग्रेस हो जाता था और एक तरफ बाकी सभी हो जाते थे। तो सरकार क्या करती थी कि कांग्रेस के अपोनेंट वाले जो है ना उनको प्रिविलेजेस देती थी, उनको कुछ ग्रेड लालच दिया जाता था ताकि वो कांग्रेस को अपोज करें। दिस इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो जितने लोग पहुंचे वो सब कांग्रेस के साइड वाले थे। जब अपने ही लोग आ गए तो कैसा कॉन्फ्रेंस, वो जो मैं कहूंगा वही लोग करेंगे, तो फिर तो कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हाँ, इसका आउटकम तो कुछ नहीं था, लेकिन इससे एक सीख मिल गई। ब्रिटिश जो लोग थे उनको ये पता चल गया कि अगर कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हम किसी भी फ्यूचर डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए कांग्रेस का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसलिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है, यहाँ पर कांग्रेस को मनाने की बात शुरू हो जाती है। इरविन मनाना शुरू करते हैं, इरविन जो यहाँ के वायसराय थे, और ठीक मनाते कहा कि चलिए जो भी कंडीशंस, आरटीसी के लिए जो कंडीशंस कांग्रेस ने बताया था ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कहा गया कि ठीक है चलिए आप वहां पर बातें करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं कीजिएगा तो फिर बात कैसे होगा। तो चलिए कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आपके सेकेंड जो आरटीसी होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ ये भी लंदन में हुआ। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस हुआ। यहाँ पर कांग्रेस पहुंचे, और किसके लीडरशिप में पहुंचे, यहाँ पर लीड करने वाले थे कांग्रेस को गांधी जी, और गांधी जी के अलावे और 2 लोग पहुंचे। एक थे मदन मोहन मालवीय और एक थे ए रंगास्वामी अयंगर। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी के साथ जाने वाले 2 और लोग कौन थे, या फिर इन ऑप्शन में वो कौन नहीं थे। ओके, सो इंपॉर्टेंट, मदन मोहन मालवीय और रंगास्वामी अयंगर। चलिए, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है नॉट मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, पहला भी तो फेल ही था, दूसरे में भी कहा गया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है इस कॉन्फ्रेंस से, यानी कि भी फेल होने वाला है। तो इसका रीजन क्या था भाई? तो अब देखिए इसका रीजन क्या था। पहली चीज, इंडिया में ये आरटीसी सेकेंड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से जस्ट पहले इंडिया के वायसराय चेंज हो गए। जो पहले वायसराय इरविन थे, कहाँ गए? इरविन थे, अब ये चेंज हो गए, इनको रिप्लेस करने वाले आए कौन? वेलिंगटन। एक तो ये सभी लोग अपने पहले लॉर्ड लगा देते थे, ठीक है, तो इनको रिप्लेस करके ये आए। क्यों? रीजन देखिए, लेबर पार्टी इन इंग्लैंड वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। हमने यहां पर देखा, ये जो रेमसी मैकडोनाल्ड थे ये लिबरल पार्टी के थे, इनकी सरकार थी। लेकिन अभी जब ये कॉन्फ्रेंस होता है, इस समय जो लिबरल पार्टी थी, जो लेबर पार्टी थी, ठीक है, उसकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, मैंने कहा लिबरल और लेबर ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये जो लेबर पार्टी वाले थे ना, ये लिबरल लोग थे, यानी कि कुछ अधिकार मिलने चाहिए, इसका ये सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये मत समझिए कि लिबरल एंड लेबर दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं है। लेबर पार्टी थी जिसके लोग लिबरल थे। ठीक है, तो ये तो यहां पर इनकी सरकार गिर जाती है। तो अब सरकार गिरने के बाद कोलिजन की सरकार बनती है, जिसको हम कहते हैं गठबंधन। तो गठबंधन में जो सरकार बनती है, 2 लोगों को बना के बनती है। एक थे ये लिबरल यानी कि लेबर पार्टी वाले, और दूसरे थे कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल वाले चाहते थे कि कुछ बातचीत से निकले, क्योंकि आप देखेंगे ना कि इरविन ने
इतनी सारी बातों, गांधी जी की इतनी सारी बातों को माना। वाई? ब्रिटिश तो मानते ही नहीं थे, इंडियंस की बात को ब्रिटिश नहीं मानते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जब से सीडीएम हुआ, आखिर इरविन इतना सपोर्टिव क्यों था? उसने इतनी फोर्स का भी उतना एक्सटेंसिव यूज नहीं आपको देखने को मिला। गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ, गांधी जी को कांग्रेस को मनाया भी उसने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। वाई? वो इरविन इतना क्या कहते हैं, सहानुभूति वाला इंसान क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी जो सहानुभूति रखती थी, क्योंकि वो लिबरल लोग थे। लेकिन जैसे ही सरकार गिरती है लेबर पार्टी की, अब वहां पर कोलिजन पे सरकार आती है जिसके नाम होती है नेशनल गवर्नमेंट। जैसे खुद इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे बीजेपी है, बीजेपी के और साथ जो पार्टियां हैं ये मिलकर जो सरकार बनती है उसको क्या कहते हैं? एनडीए। उसी तरह कांग्रेस है, कांग्रेस अपने साथियों के साथ मतलब और अदर पार्टी के साथ मिलकर बनाती है सरकार, तो उसको कहते हैं यूपीए। उसी तरीके से इंग्लैंड में लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो दोनों मिलकर सरकार बनाती है जिसको कहा गया नेशनल गवर्नमेंट। लेबर पार्टी को लीड करने वाले थे रैमसे मैकडोनाल्ड। उसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी को लीड करने वाले थे चर्चिल, नाम आपने सुना होगा। और चर्चिल चूंकि कंजर्वेटिव थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को अधिकार मिले। तो एक पहला रीजन क्यों ये महसूस हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट की सरकार आ गई कोलिजन में, एक तरफ कंजर्वेटिव, वो चाहते नहीं थे कि अधिकार कुछ मिले इंडियंस को। अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो वो अपना सपोर्ट खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो इस वजह से लिबरल भी कुछ नहीं कर सकते थे, इनको डर था कि सरकार न गिर जाए, उनके खिलाफ जाए। तो फर्स्ट रीजन, ऑल पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट इंपरलिज्म। गांधी जी ने कहा इस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग जितने लोग इंडिया से आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो या अदर पार्टीज हो, इन सभी को एक साथ होके इंपरलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ हमें बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अदर डेलीगेट्स डिड नॉट शेयर दिस व्यू। लेकिन जो दूसरे ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ना ऐसा क्यों? डेफिनेटली था। अब उन्हें भाई प्रिविलेजेस मिल रहे थे डिवाइड एंड पॉलिसी रूल के तहत, उनको कुछ अलग से ट्रीटमेंट, पॉजिटिव मतलब फैसिलिटीज दी जा रही थी। जैसे कि आपने देखा सेपरेट इलेक्टोरेट वाला काम, तो इस तरीके से उन लोग को मिल रहा था। तब जब भाई आपको मेवे खाने के मिल रहे हैं तो फिर काहे के लिए आप उनके खिलाफ बोलेंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आपको लड़ना है तो लड़िए, वो हमारी भाई मदद कर रहे हैं, हमें प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो हम क्यों उनके खिलाफ लड़े? तो इन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ तो इतने सारे लोग आए हुए, इतने ग्रुप वाले लोग आए हैं और कांग्रेस से ये सब उल्टा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कांग्रेस ही सिर्फ पूरे इंडियंस को रिप्रेजेंट करती तो ये बाकी जो दुनिया भर के आए हुए हैं ग्रुप, ये आते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अकेले सारी इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कांग्रेस से कि हम आपकी बातों को कैसे मान लें, आपके अलावा भी यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, इसका मतलब आप सारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते इंडिया में, तो फिर हम सिर्फ आप ही की बात को क्यों माने, हम इनकी बात को क्यों ना माने? गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, वैसे तो बहाना था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये एक रीजन हुआ। फिर गांधी ने कहा कि सेंटर और प्रोविंस पर, इन दोनों जगहों पर, सेंटर हो या प्रोविंस हो, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अकेले पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स जो है वो हिंदू है, उनको माइनॉरिटी की क्लास में मत रखिए, नॉट टू बी ट्रीट एज माइनॉरिटी, वो हिंदू ही है। लेकिन अगेन अदर्स वर डिसएग्री। अब भाई अनटचेबल को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग पहुंचे थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट में हिस्सा मिल रहा था। 1919 का वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए, उसमें भी मिला उनको। फिर जो लेबर हुआ करते थे उनको मिला, वर्कर्स हुआ करते थे उनको मिलने लगा, विमेन को पार्टिसिपेशन मिलने लगा। तो भाई क्यों माने वो लोग? नहीं माने, वो तैयार थे। चौथी चीज, प्रिंसेस जो थे, ब्रिटेन के प्रिंस, नॉट इंटरेस्टेड इन अबाउट द फेडरेशन, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से बंटवारा हो के सेंटर और प्रोविंस में अधिकार का बंटवारा हो और वो लोग पावरफुल हो जाए तो फिर हम राज कहाँ करेंगे।
तो इनको भी डर था कि हमारी सत्ता भी अब जब सब वही लोग करेंगे तो फिर हम राजा कह लें। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये भी फिक्स हो गया यहाँ पर कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और हकीकत में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जाते जाते कुछ 3-4 प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे कि इसके आउटकम होते हैं। तरीके से जो सेकेंड आरटीसी था वो भी खत्म हो गया। तो इसका आउटकम क्या था? तो इसका आउटकम भी कुछ नहीं था, बस अब ये था कि अब कॉन्फ्रेंस हुआ है तो उसके नाम पे कुछ बोल देते हैं। तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, जो लिबरल पार्टी के थे, लेबर पार्टी के, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की। पहली अनाउंसमेंट इन्होंने कहा कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाएंगे, एक है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और एक है सिंध। दूसरी चीज इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाएंगे। तीसरी चीज 3 एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। भाई किस पे? एक फाइनेंस पे, एक फ्रेंचाइज पे। फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट्स, वोट देना। इट इज नॉट फ्रेंचाइज जैसे फ्रेंचाइजी लिए जाते हैं वो नहीं, एंड स्टेट्स पे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है देन यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा। कम्युनल अवार्ड ये कोई ट्रॉफी नहीं थी, ये ट्रॉफी थी वही सेपरेट इलेक्टोरेट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर इन प्रोविजंस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसकी प्रोविजंस को और बढ़ा के हम और लोगों को उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही था कम्युनल अवार्ड। इट वाज नॉट अ ट्रॉफी। सेम चीज गांधी जी रिफ्यूज टू गवर्नमेंट रिफ्यूज टू बेसिक डिमांड्स ऑफ इन फ्रीडम। जो लोग फ्रीडम का डिमांड करने गए थे, गवर्नमेंट ने कहा कि फ्रीडम नहीं मिलने वाली है, घर जाइए। और गांधी जी लौट के आ जाते हैं इंडिया में 28 दिसंबर 1931 को। ठीक है, इस तरीके से सारा आरटीसी खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। सॉरी, अभी एक बचा हुआ है, थर्ड। अगेन लंदन में 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक होता है, नॉट अटेंडेड बाई कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अलावा कुछ और लोग भी अटेंड नहीं करते हैं। जितने लोग फर्स्ट और सेकेंड आरटीसी में पहुंचे थे उतने लोग थर्ड आरटीसी में नहीं पहुंचते हैं। एक तो कांग्रेस नहीं जाती है, कांग्रेस के अलावा भी बहुत लोग नहीं जाते हैं जो ग्रुप वाले होते हैं। अब क्या सोचेंगे कि एक तो पहले में नहीं कुछ हुआ, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, एक बार बुलाते हो इंडिया से पानी में जहाज में चल के इतने दिनों तक जाना पड़ता है, फिर उतने दिनों तक पानी समुद्र में बिताओ, यहाँ पे आना पड़ता है, कहीं बीच में जहाज डूब गई तो वो भी काम खत्म हो गया। तो 2 बार बुलाए कुछ नहीं दिए, और तीसरे में भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो हम कहाँ ले जाए? तो कुछ लोग, बहुत लोग इसमें नहीं गए, बहुत कम लोग पहुंचे थे थर्ड आरटीसी में। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए, जिसको एक व्हाइट पेपर में पब्लिश किया गया। व्हाइट पेपर मतलब सफेद पेज, वो ऑर्डर हुआ करता था, गवर्नमेंट का ऑर्डर जो व्हाइट पेपर में पब्लिश किया जाता था। ठीक है, तो मार्च 1933 में जो रिकमेंडेशन दिए गए, और इन रिकमेंडेशंस को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ज्वाइंट कमेटी जैसे बनती है ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी, या फिर लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग कमेटी भी होती है, जो वहां पर बिल लाए जाते हैं उनको चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से इन रिकमेंडेशंस को एनालाइज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, ज्वाइंट कमेटी। इसका काम था रिकमेंडेशंस को एनालाइज करना और इंडिया के लिए एक नए एक्ट को तैयार करना। तो इस कमेटी ने इस रिकमेंडेशंस को एनालाइज किया और एक बिल बना के दिया, ड्राफ्ट बिल जो था फरवरी 1935 में, जिसे वहां के पार्लियामेंट में रखा जाता है और उसे पास किया जाता है। और वही रिकमेंडेशंस और वही बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में जुलाई 1935 में पास होता है, और वही है रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में इंडिया में लागू किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियोस बहुत लंबी हो चुकी है, आई नो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।